हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी। आज आपकी यूपी टेट इन्वायरमेंट की दूसरी क्लास होने जा रही है, क्योंकि डेली जो हम क्लास कराएंगे यूपी टेट की 1 फरवरी से कराएंगे, जिसमें आज का हमने टॉपिक लिया है पर्यावरण इन्वायरमेंट लिया है हमने। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखना आप कितने आपके प्रश्न इसमें सही होते हैं 30 में। देखिए, इसमें एक हमने प्रश्न लिया है कि नेपाल में ऊर्जा के लिए अधिकांश किस संसाधन का प्रयोग करते हैं। जल विद्युत, लकड़ी, ताप विद्युत या कोयला। जो नेपाल है, नेपाल में ऊर्जा के लिए अधिकांश किस संसाधन का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स के लिए हमें आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ये ऑप्शन जल विद्युत है, दूसरा आपका लकड़ी है, तीसरा ताप विद्युत है, डी ऑप्शन कोयला। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी विद्यार्थियों को। जो भी मित्र आपके यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करते रहना। चलिए, पहला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पर। चलिए, पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। देखिए, निम्न में कहा है कि कौन सा ऊर्जा का जो स्रोत है पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता। मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर थोड़ा सा कलर ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि आपके निम्न में से कौन सा ऊर्जा का जो ऐसा स्रोत कौन सा है जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोल। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए, अगर नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण करता है, सौर ऊर्जा प्रदूषण करता है, या कोयला प्रदूषण करता है, या आपका पेट्रोलियम प्रदूषण करता है। अगर देखिए, आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको। कल जो परसों जो क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा हमने जल्दी करा दिया था। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो जो आपका प्रदूषण नहीं करता, बी आंसर सही है। क्या हमारा? सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा एक विशिष्ट रूप है जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं होती। बाकी अगर हम बात करें पेट्रोलियम उत्पादन या वन उत्पादन या आपका नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, जो कुछ ना कुछ मात्रा ऐसी है जो पर्यावरण में नाभिकीय आवश्यक होता है, जिसमें प्रदूषण का चांस रहता है। इसमें भी पर्यावरण का प्रदूषण होता है। कोयला तो है ही, आपका पेट्रोल भी, क्योंकि पेट्रोल में शीशा पाया जाता है, इसलिए इसमें भी प्रदूषण होता है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात कर ले तो इसमें सौर ऊर्जा में क्या होता है, आपका यानी कि प्रदूषण नहीं होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे आज के लिए आपके। दूसरा प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ये प्रश्न तो देखिए बार बार पूछा जाता है। कहीं पूछ लेगा सबसे ऊपरी परत, कहीं पूछ लेगा सबसे निचली परत। सबसे अगर निचली परत की बात कर ले, सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। कौन सी है सबसे निचली परत। हम वायु की बात कर लेते हैं। सबसे निचली सभी का आंसर आ चुका होगा, सभी को मालूम हो, तो ए आंसर इसका ठीक है, यानी कि सौर मंडल। अगर हम सौर मंडल की ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं, कहीं कभी ऊंचाई भी पूछ लेता है कि ऊंचाई क्या क्या है इनकी। चलिए, ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं। सौर मंडल कितने से होता है। अगर हम सौर मंडल की बात करें, एस से हमने सौर मंडल बनाते हैं। इसकी वो आपको 0 से और 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक ये आपका सौर मंडल पाया जाता है। और आप करते हैं एस से क्षोभ, कोई नहीं, एस से फिर एस से ये आपका समताप, यानी कि इस समताप की बात कर लेते हैं, इस समताप मंडल की इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका ये 12 से और ये 50 किलोमीटर तक समताप मंडल रहता है। फिर आता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल मध्य मतलब एम से बना लेते हैं। मध्यमंडल की जो आपकी है 50 से और आपका 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल आ जाता है। फिर आ जाएगा आपका आयन मंडल। अगर हम आयन मंडल की बात कर लेते हैं तो ये आपका 80 से यानी कि 60 किलोमीटर तक है। और आयन अध्ययन क्या है आपका? आयन मंडल। आयन मंडल के बाद में आ जाता है आपका बाहरी मंडल। जो बाहरी मंडल है, बाहरी मंडल की अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये आपका 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक, 640 किमी से ऊपर कितनी भी आपको बाहरी मंडल आ जाता है।
इस टाइप का ये वायुमंडलों की निचली परत या ऊपरी परत इस टाइप का होती है हमारी। जैसा सोममंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। ऐसा 5 मंडल है, कभी 4 मंडल भी पूछ लेता है। हमारा पहला सोममंडल है, फिर आपका समतापमंडल, फिर आपका मध्यमंडल, मध्य का बीच का आयनमंडल और वायुमंडल। इस टाइप से हमारे 5 मंडल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। तीसरा प्रश्न है, अम्लीय जो वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण सांद्रता वृद्धि होती है? SO2 तथा NO2, CO तथा CO2, CO तथा N2 या धूल तथा CO3। अम्लीय वर्षा की बात हो रही है, तो अगर जो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, अम्लीय वर्षा की बात कर लेते हैं। आपका SO2 और NO3 ए आंसर इसका ठीक है। क्योंकि देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अम्लीय क्या होता है आपका? इसका क्या होता है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपका N है, NO2। ये क्या है आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं जो अम्ल वर्षा का परिस्थिति है, जिसमें आपका वायु में उपस्थित जो प्रदूषणकारी रसायनों का ये प्राकृतिक यह जो भी जल अम्लीय हो जाता है, इसी से आपकी वर्षा होती है। क्या SO क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका NO2 क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा प्रश्न, रेड रेड डाटा बुक में सम्मिलित नहीं है। अगर हम रेड डाटा बुक में सम्मिलित की बात कर लेते हैं, कौन सा नहीं है? विलुप्त हो रही जीव, या सुभेद जीव, या आपत्तिग्रस्त जीव, या उपयुक्त सभी। अगर हम रेड डाटा बुक की बात कर लेते हैं, रेड डाटा बुक में नहीं है। नहीं, इसमें पूछा कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। अगर हम सम्मिलित की बात कर लेते हैं तो विलुप्त हो रही जीव और सुबोध जीव और आपत्तिग्रस्त जीव और यानी कि उपयुक्त सभी। अगर इस प्रश्न की बात करें तो डी आंसर सही है, डी। क्योंकि उपयुक्त सभी, अगर रेड डाटा बुक में जो आपका प्रकाशन है, अगर इस रेड जो आपका रेड डाटा बुक है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म जानकारी कर लेते हैं, तो जो आपका IUC और आपका N, अगर हम इसकी फुल फॉर्म बता दें, आई से आपका हो जाएगा इंटरनेशनल, और यू से हो जाएगा यूनियन, और आपका 4 सी से हो जाएगा कंसर्वेशन, सी से आपका कंसर्वेशन है, और आपका एन से नेचुरल द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964, आगे इसकी रेड डाटा बुक्स की बात स्थापना पूछ लेता है, तो क्या है आपका 1964 में इसकी स्थापना हुई थी जैसे ICU डेट डाटा बुक से जीवों को यानी कि उनकी जो विलुप्त आबादी है या उनकी गिरावट दी गई है, तो भौगोलिक क्षेत्र में इनका मानवीय हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कितने आधार बांटे गए हैं, तो इसके 9 आधार हैं। इसके आधार कितने हैं? 9 आधार हैं। क्योंकि देखिए अगर हम विलुप्त की बात करें तो विलुप्त एक में आ जाता है एक्स, एक आ जाएगा देखो ई एक्स आपका विलुप्त, और दूसरा हो जाएगा आपका ई डब्ल्यू जो आपका ई डब्ल्यू है, इसको हम करते हैं वन विलुप्त। और आपका सीई जो सीई मिलेगा वो आती संकटग्रस्त, और आपका EN हो जाएगा जो EN है, EN में आ जाएगा आपका संकटग्रस्त। और UB, अगर UB की बात कर लेते हैं, वो बी, ये आपका बी और यू, इसमें आ जाता है आपका सुवेद या अति संवेदनशील। और जो आपका NT है, NT में आ जाता है संकट के निकट या संकट टापना। और आपका जैसा LC है, LC में आ जाता है आपका संकट मुक्ति या कम चिंतानीय। इस टाइप से आपको 9 होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं ज़्यादा पूछ लेता है। कि अगर इसकी दो, इसमें क्या पूछा था रेड डाटा बुक में, क्या पूछा था? विलुप्त हो रही सुवेद आपत्ति, और पूछ लगा इसकी सन कब हुई थी, तो ये 1964 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। ये ज़्यादा पूछता है रेड डाटा बुक के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है कि अत्यधिक चरण का परिणाम है। अत्यधिक चरण का परिणाम क्या है आपका? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदान, या आप प्रदूषण, या जलवायु परिवर्तन। अगर अत्यधिक चरण का अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है, क्योंकि मृदा प्रदूषण, बी आंसर इसका ठीक है, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6वां प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते
बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, घटती है, वो सॉरी बढ़ती है, घटती है, इस तरह रहती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारी क्या जो जैव विविधता क्या होती है आपकी, बढ़ती है। ये आंसर ठीक है, बढ़ती है। क्योंकि जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उसकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अगर भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका कारण यह है कि यहाँ पर गर्म जलवायु, अधिक वर्षा में पादप तथा यानी कि जो प्राणियों के विकास में वृद्धि के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। 7वां प्रश्न आपका, देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया था? पहली व दूसरी कक्षा, तीसरी व पाँचवीं कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा और नवीं से 10वीं कक्षा। हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात कर लेते हैं तो किसमें स्थान दिया गया था? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो तीसरा बी आंसर सही है, यानी कि तीसरी से कक्षा 5 तक। देखिए बालकों के रूम में क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाता है? राष्ट्रीय रूपरेखा 2000 में इस विषय में ध्यान केंद्रित करते हुए अति महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्योंकि दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान से प्रशिक्षण है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? अगर भूस्खलन की बात करें, उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय या पश्चिमी घाट, नीलगिरी या आपका उत्तर घाट, किस में भूस्खलन की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं? देखिए सभी को मालूम है, इस प्रश्न को सभी को मालूम जानती हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, ए बी आंसर सही है, हिमालय। क्योंकि भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसके अंतर्गत धरातलीय जो हलचल जैसे पत्थर गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव जैसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं इसमें। और वर्षा और बाढ़, भूकंप, भू इसके सब इसी के कारण है, ये भूस्खलन के। नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटिनिन, यालो। बी ऑप्शन है फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन है ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और कंटूर कृषि भूमि उत्पादन। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका डी आंसर ही सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं, क्योंकि हल्दी पाउडर मेटेनियल बोलते हैं इसको। देखिए अगर हम कंदूर कृषि विधि से अपारदान की क्रिया नहीं की जा सकती, क्योंकि कंदूर जो कृषि के अंतर्गत पहाड़ों पर क्यारियां बनाकर खेती की जाती है जिसमें मिट्टी का बहाव ना हो सके। इस प्रकार कंदूर कृषि मृदा प्रदान को रोकती है, अतः ये विकल्प डी सुमेलित नहीं करता हमारा। बाकी हल्दी पाउडर मटेरियल यालो है, और फ्रियान क्या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ग्रीन हाउस ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका इस टाइप से। नंबर डी आंसर इसमें सही नहीं है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए 10वां प्रश्न, सजीवों में ऑक्सीजन का श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। ऊर्जा किस में अवमुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी में, या 673 किलो कैलोरी में, 28 किलो कैलोरी में, या 746 किलो कैलोरी में? सजीवों में ऑक्सीजन की जो श्वसन की मात्रा किस में ज़्यादा आधानी के अवमुक्त होती है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बी आंसर सटीक है, क्योंकि 673 किलो कैलोरी। देखिए अगर सजीवों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। जब हम श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें श्वसन पदार्थ आपका पायरुविक अम्ल या ऑक्सीजन का होता है, तथा इसमें CO2 और जल उप उत्पादन होते हैं जिसमें ATP का भी रूप संचित होता है। 11वां प्रश्न, बाढ़ में संबोधित पौधों मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, या मूल श्वसन रुक जाता है, या पौधों का कोशिका रस सांद्र हो रह जाते हैं, या पानी की अधिकता पोषक तत्व पौधों से बाहर हो जाते हैं? प्रश्न क्या है, बाढ़ में संबोधित पौधे मर जाते हैं। ये इसमें बी आंसर सही है, क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। बाढ़ होती है, बाढ़ में पानी से मृदा के जो सूक्ष्म पौधे छिद्र होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो पौधे यानी कि रुक जाते हैं, मर जाते हैं। 12वां प्रश्न आपका, कंजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, बालू के लिए, बालू को नहीं भालू के लिए, या एक सिंग वाले गैंडा के लिए, या हंगुल के लिए? कंजिंग
जो है आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये सी आंसर सही है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। कांजी जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडा जो सर राइनोसोरस के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? राइनो राइनो राइनोसेरोस सेरोस राइनोसेरोस के लिए प्रसिद्ध है। ये असम राज्य के नौगांव में भोलाघाट जिले में उपस्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है। 22 मार्च, 24 मार्च, 5 जून, 15 जून, सभी को मालूम है 5 जून को। देखिए जो हमारे विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। ये विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें 5 जून मनाया जाता है। प्रथम जो दिवस मनाया गया था 5 जून को हमारा 5 जून, ये 5 जून। और सन की बात कर लेते हैं तो ये 1973 में मनाया गया था। 5 जून 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण जो हर पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था कि 1972 में। सारी इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन और भी देखिए, हम डिटेल आपको पर्यावरण ऐसा कराएंगे कि बहुत अच्छा। आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तो वैश्विक चल रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है आपका, होम्स निर्माण में कौन सा सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी? अगर होम्स निर्माण की बात कर लेते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी, तो ये डी, इसका आंसर डी सही है। क्योंकि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के सड़े गले अंश को मृदा में मिल जाते हैं, उन्हें हम होम्स कहा जाता है। होम्स क्या होता है? देखिए जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो यानी कि सड़े गले अंश जो मृदा में मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी को हम होम्स कहते हैं। होम्स का निर्माण की प्रक्रिया क्या है? अपघटक सड़न की प्रक्रिया को तेज कर देती है, जिससे होम्स मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। और ये पेड़ पौधों को उपजाऊ जबकि जंतुओं को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको, 15वां प्रश्न है आपको, डीटीटी क्या है? खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, अजय निम्नीकरण प्रदूषक है, या एंटीबायोटिक है? डी आंसर। जो हमारे डीटीटी है क्या है आपका? अगर हम डीटीटी की बात कर लेते हैं तो डीटीटी आपका अजय निम्नीकरण प्रदूषण है। सी आंसर ठीक है। देखिए जो डीटीटी है आपका, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइ या ट्राइक्लोरोथाइन है, एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। वह ये मच्छर व कीटों को नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता गया है। कीटनाशक डीटी कुछ वर्षों बाद खेतों में कीटनाशक को रूप में प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन इसका जो अत्यधिक मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण ये भूमि, जल व अन्य पदार्थों को प्रदूषण करता है तथा ये मानव, जंतु, पादप व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्या हमारे प्रदूषण है ये डीटीटी। 16वां प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहे का? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, सागरीय जो खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत क्या है आपका? आप टिक करिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा। सागरीय, सागरीय मतलब सागर, तो मतलब ये सागरीय मतलब सागर में जो प्राप्त होता था। सी आंसर सही है, आयोडीन। क्योंकि जो सागरीय जो खरपतवार है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि समुद्री खरपतवार के अंतर्गत सवाल आते हैं, जिसमें लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग आयोडीन में बनाने के लिए किया जाता है। किसमें? लेमिनेरिया। कई का पूछ लेता है कि लेमिनेरिया, ये है आपका लेमिनेरिया। लेमिनेरिया को आपका शैवाल क्या है जो आपको आयोडीन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? लेमिनेरिया ये शैवाल है आपका, आयोडीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। समुद्र और खारे पानी में बृहद रूप से ये उगाने में समुद्र को शैवाल आज खाद, चारा खाद, औषधि को और महत्वपूर्ण औषधि ये भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? देखिए मोनाल की बात कर लेते हैं। मोनाल जो है उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। मोनाल की बात कर लेते हैं।
अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड से अतिरिक्त, तो आपका सी आंसर सही है हिमाचल प्रदेश का। देखिए जो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जो पहले हिमाचल प्रदेश की राज्य पक्षी का हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी था। मोनाल का अगर वैज्ञानिक नाम का बात कर लेते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है मोलान का, तो ये है आपका लोफो लोफोफोरस लोफोफेरस इसका वैज्ञानिक नाम है, लोफोफेरस इपे इपेजेनस इपेजेनस है। मोनाल एक पहाड़ी पक्षी है और ये हिमालय से 8 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। हिमालय से 8 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। और मोनाल नेपाल देश का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। कहीं के पूछ लेता, देखिए मोनाल क्या है आपका, ये नेपाल देश का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तीसरी राज्य वन्य जीव बोर्ड की ये जो बैठक में मोनाल को जंजुरान पोस्टर टेम्पोरन में ये स्थापित किया गया था। और ये आपका नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। 18% ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डॉप्सन इकाई है, फास्कस है, वेबर है। अगर जो ओजोन है उसकी हम जो मोटाई है किससे नापते हैं? अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो डॉप्सन, बी आंसर सही है, डॉप्सन इकाई। क्योंकि जो ओजोन की जो परत मोटाई नापने की इकाई में डॉप्सन इकाई, जिसे डीओ, एक डॉप्सन यूनिट को 0 सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर होती है। %18। 19वां सामाजिक मानकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक मानकी की बात कर लेते हैं। पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास में, देखिए पर्यावरण ग्रामीण सामाजिक ग्रामीण विकास में मदद करने को वनों में प्रबंध है, या आपका ग्रामीण क्षेत्र में चकबंदी, या वन्य प्राणियों का संरक्षण, या चारागाहों का विकास। आप टिक करिए जल्दी, आपने टिक कर लिया होगा। अगर इस प्रश्न की बात करो तो ए आंसर ही ठीक है इसका, क्योंकि जो आपका सामाजिक बनने के उद्देश्य है पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। 20% चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? जो चिपको आंदोलन था ये किस गांव से प्रारंभ किया गया था? ये रेड़ी गांव से, मानवती गांव से, थिरपक से, या हाट गांव से? किस गांव से शुरू किया गया था? आगे इसकी बात कर लेते हैं। जो रेड़ी गांव, ये आंसर ठीक है, क्योंकि जो गौरी देवी का जो चिपको आंदोलन चमोली जिले में रेडी गांव में प्रारंभ किया गया था। ये मतलब कब किया गया था इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका 1974 में 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रेडी गांव के लगभग, जोशीमठ में देखिए, जोशीमठ वही जगह है जहाँ पे इस समय ज़मीन धंस रही है, जहाँ पे ज़मीन धंस रही है, जोशीमठ और रोड़ी गांव वही है जहाँ पे ये चिपको आंदोलन चालू हुआ था। और ये लगभग 680 हेक्टेयर जंगल में नीलाम कर दिया था, जब गोरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पेड़ों के चिपक कर वन कटाई का विरोध किया गया था। तो जोशीमठ वहाँ पर ये, जो वहाँ पर ये गौरी देवी द्वारा चिपको आंदोलन किया गया, रेड़ी गांव के पास में ही आपका जोशीमठ है, जहाँ पर जमीन धंस रही है। आज के समय न्यूज में है, सब लोग पढ़ते ही हैं। 21% भूकंप की तरंगों का निरूपित करता है? स्पेक्ट्रोग्राफ को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को, टोमोग्राफ, या पॉलीग्राफ? अगर हम 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, भूकंप की जो तरंगों की निरूपित किस से करता है, मतलब किसको हम नापते हैं भूकंप की जो तरंगें होती हैं? इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। ए आंसर सही है, बी सी डी। अगर आप सभी ने टिक कर लिया होगा, ए आंसर सही है, स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए जो भूकंप की तरंगों का जो स्पेक्ट्रोग्राफ नामक यानी कि यंत्र निरूपित करता है भूकंप की तीव्रता मापने को, रिएक्टर के पैमाने को। मानव पर्यावरण का संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या ये सभी? जो आपका मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, क्या है संकल्पना मानव का एक पर्यावरण? तो क्या है आपका? ए बी आंसर सही है, धनात्मक। देखिए मानव जो पर्यावरण संबंध का धनात्मक संकल्पना है, मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण का निर्भर करता है। मानव एक कलाकार के रूप में भी पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त रंगमंच पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका
23वें प्रश्न है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला के प्रथम कड़ी सदैव सदैव पादप होते हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ये बे मृदा से जुड़े होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, ये आपका इनमें से चढ़े होते हैं। किसमें चढ़े होते हैं, इसकी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिर करते हैं। आपका सी आंसर इसका ठीक है। जो किसी भी खास श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव को पारे करते हैं, इसका सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24वें प्रश्न बात कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग, यानी कि जो भाग है आपका जल से पाया जाता है? 60%, 71%, 77% या 80%? सभी को मालूम हो चुका होगा इस प्रश्न का। तो कितने प्रतिशत भाग है हमारा? बी आंसर सही है, 71%। अगर पृथ्वी पर सतह पर 71% भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी का जो विद्यमान जलमंडल का है आपका ये 96.5 है। 96% भाग समुद्री जल है तथा 3.5% आपका भाग जो है आपका मीठा जल है। कौन सा है? ये मीठा जल है। मीठा जल आपका फ्रेश, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। इतना पानी हमारी पृथ्वी पे है ये पीने के योग्य है। बाकी पानी सब खारा पारा ये पानी है जो पृथ्वी मिट्टी जो क्षमता भी नहीं। चलिए 25%। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि यमुना के जल की जो गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिसमें लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। वह कथन अनुसार ग्रेड C स्तर क्या हो सकता है? शुद्ध जल हो सकता है, या थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, या औसत दर्जे का प्रदूषण जल, या आपका डी ऑप्शन है अधिक प्रदूषण जल। C ग्रेड की अगर हम इस बात कर लेते हैं तो आपका डी यानी कि C आंसर सही है। आपका औसत जो दर्जे का प्रदूषित जल, C आंसर। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की जो गुणवत्ता है कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिसमें उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। C स्तर अर्थ का मतलब होता है जो दर्जे से प्रदूषित जल जिससे परंपरागत उपचार के बाद पीने योग्य बनाया जा सकता है। अगर हम वर्तमान में दिल्ली सहित कई शहरों में जल आपूर्ति में प्रयुक्त जल का अधिकांश भाग यमुना नदी का शुद्धिकरण किया हुआ जल ही होता है। यमुना नदी में दिल्ली में अधिकतर। 26वां प्रश्न है, जल संरक्षण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन है, बिहार आहार है, कर्नाटक कंदी है, तमिलनाडु एरिस है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है जल आपका संग्रहण के संबंध में? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते तो आपका C आंसर सही है, कर्नाटक कंदी। C आंसर सही है। क्या है देखिए, राजस्थान जल लाने का संग्रह आपका खादिन ये ठीक है, और आपका जो बिहार है आपका हार ये भी ठीक है, और आपका जो तमिलनाडु एरिस ये भी ठीक है। आप पूछा कि कर्नाटक क्या है? पंजाब, और इस आंसर कौन सा है? ये कंदी। C आंसर ये गलत है आपको इसमें। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, स्मोक धुआं बनता है। जो स्मोक धुआं किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, या धुएं तथा CO2 से? स्मोक क्या देखिए, स्मोक धुआं ये वायु किससे बनता है? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, ये आंसर सही है, धुएं तथा कोहरे से। देखिए, स्मोक धुआं या वायु प्रदूषण की एक अवस्था है जो धुएं, स्मोक तथा कोहरे, जिसे फॉग बोलते हैं, इससे बनता है। गाड़ी और औद्योगिक कारखानों में निकलते हुए धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जैसे गैस सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके सारे द्वितीयक प्रदूषणों को जन्म देती हैं। जैसे आपका ओजोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, या PNA आदि, ये ही आपका हमारा कहा है प्रदूषक को स्मोक उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28वां प्रश्न है आपका, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन काम करना प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, ये इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर? सभी ने टिक कर लिया होगा।
मूल्यांकन का मतलब है बी आंसर सही है भावनात्मक क्षेत्र का, क्योंकि देखिए अपने पर्यावरण की जो स्वच्छता से शुद्ध व अशुद्ध करना भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। ये रहे दोस्त फ्रेंड आपके 28 प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। इस टाइप के आपको डेली प्रश्न मिलेंगे आपको। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। ओके दोस्तों, कल देखते हैं कौन सी क्लास रहेगी। बाय दोस्तों।